these all are the immunocompromised condition, है ना, where we can find fungal infections, है ना. कैंडिडियासिस नॉर्मल इम्यूनोकम्पिटेंट में तो लेस लाइकली होता है, ऐसा नहीं एब्सोल्युटली जीरो है, लेकिन लेस लाइकली है ना. टीथ एंड टॉन्सिल इन्फेक्शंस, पेरोटिड एनलार्जमेंट इन पेरोटाइटिस ना. ईयर्स की कंप्लेन कर रहा है तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, एओसम या सीओसम, है ना, एक्यूट है ना ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, एंड है ना. तो ईयर्स को थोरली आपको एग्जामिन करवाना है. देन चेस्ट में बोनी टेंडरनेस. बोनी टेंडरनेस कब मिल सकती है चेस्ट में? ल्यूकेमिया में, है ना. ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमास, है ना. बाकी बोनी टेंडरनेस बहुत सारी चीजें हैं ना. हाइपोकैल्सीमिया, विटामिन डी डेफिशिएंसीज, दीज आर द कॉमन, है ना. कोई पुराना चेस्ट ट्रोमा हुआ है उसकी वजह से लोकलाइज टेंडरनेस हो सकती है. एक्सटर्नल टेंडरनेस सीवियर, और यदि आपको अपेरेंटली नॉर्मल कोजेज आपने रूल आउट कर दिए हैं तो एक्यूट ल्यूकेमिया में बोनी टेंडरनेस इज ए मेनी टाइम्स ए इंडिकेटर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन. सीवियस एग्जामिनेशंस में कोई पेरिकार्डियल रब है ना, मरमर्स तो प्रेजेंट नहीं है. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो आपको चेंजिंग मरमर मिल सकती है कि आपने पहले दिन आपको अलग मरमर आ रही है, सेकेंड डे डिफरेंट मरमर है. मरमर चेंज क्यों हो जाती हैं? मरमर आती क्यों है? अपन फिजिक्स में देखें तो मरमर क्यों प्रोड्यूस हो रही है? मिट्रल वॉल्व है, लेफ्ट एट्रिया से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ रहा है. नॉर्मल वॉल्व है तो कोई साउंड नहीं आएगी. लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड पास हो रहा है, नॉर्मल वॉल्व है तो कोई साउंड नहीं आएगी. जब वॉल्व है ना स्मॉल हो गया, लार्ज हो गया, मीन्स टर्बुलेंस ऑफ फ्लो हुआ, है ना. जब वॉल्व में कोई भी दिक्कत हुई उसकी वजह से फ्लो टर्बुलेंट हुआ. टर्बुलेंट फ्लो हुआ तो क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना. उसी को अपन मरमर कहते हैं. तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मरमर क्यों आती है? वॉल्व पे क्या बन जाते हैं? वेजिटेशन. और वो वेजिटेशन क्या है? वो इन्फेक्टिव पार्टिकल्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं. आज वेजिटेशन से इवॉल्व है, यहाँ पे वेजिटेशन है, कल हो सकता है ये दोनों वेजिटेशन हट गए और वो नई स्पेस पे लॉज हो गए. तो क्या हो जाएगा? मरमर चेंज हो जाएगी थोड़ा सा क्वालिटी में, साउंड में, है ना. तो इसलिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में चेंजिंग मरमर आती है. ओके, है ना. आप एक मेडिसिन में ना एक डिक्टम बनाओ, कोई भी टर्म आता ना तो उसको समझो. मेमोराइज करना है वो अच्छी बात है, मेमोराइज भी करना है, लेकिन उसको समझने की कोशिश भी करो कि ये क्यों हो रहा है, वाई, है ना. यदि आप वो समझ लोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी. रेस्पिरेटरी आप एग्जामिन कर रहे हो तो साइंस ऑफ न्यूमोनिया. क्या होता है साइंस ऑफ न्यूमोनिया? साइंस ऑफ न्यूमोनिया क्या हो जाएगा आपका? कि परकसन में डल परकसन आ रहा है ना. प्लूरल इफ्यूजन है तो स्टोनी डल आ रहा है. आप ऑस्कल्टेशन कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? क्रेपिटेशंस हैं. ब्रेथ साउंड्स जो हैं वो ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड है. नॉर्मल क्या होता है? वेसिकुलर ब्रेथ साउंड, है ना. ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड्स तो नहीं हो रही हैं, है ना. तो न्यूमोनिया में आपके ब्रेथ साउंड्स चेंज हो जाएंगी, एडेड साउंड्स आएंगी. परकसन में, है ना, वीएफ, वीआर, वोकल रेजिनेंस, वोकल फ्रेमिटस, इन सब में आपको चेंजेस मिलेंगे, है ना. ट्यूबरकुलोसिस में भी सेम चीज है. एम्पाइमा, लंग कार्सिनोमा, लंग डिजीज कोई भी है तो अपन एग्जामिनेशन पार्ट में क्या कहता है? इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकसन एंड ऑस्कल्टेशन. तो सब में अपनी अपनी फाइंडिंग्स है, ठीक है. देन एब्डोमेन एग्जामिनेशन में टाइफॉइड फीवर है तो रोज कलर्ड स्पॉट्स जो होते हैं, है ना. हिपेटोमेगेली तो नहीं है, स्प्लेनोमेगेली है. इसके अपने अपने कोजेज हैं, है ना. हिपेटोमेगेली कहाँ पे मिलता है आपको? टेंडर हिपेटोमेगेली कब मिलता है? स्प्लेनोमेगेली कब मिलती है? टेंडर स्प्लेनोमेगेली कब मिलती है ना. तो ये सारा आपको है ना कि टेंडर हिपेटोमेगेली है तो देन चांसेस हैं आपके कंजेस्टिव लीवर फेलियर के और हिपेटाइटिस, वायरल हिपेटाइटिस, है ना. या लीवर एब्सेस. नॉन टेंडर हिपेटोमेगेली है, हिपेटिक कार्सिनोमा, मेटास्टेसिस, इनमें जनरली नॉन टेंडर मिलता है ना. रीनल एनलार्जमेंट, किडनी पाल्पेबल है, रीनल सेल कार्सिनोमा,
पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट, पेनिस एंड स्क्रोटम में कोई डिस्चार्ज है, रेस है, प्रोस्टेटाइटिस की फाइंडिंग्स है, प्रोस्टेट एनलार्ज है ना. तो दीज आर ऑल आर द वेरियस फाइंडिंग्स वी फाउंड इन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन. देन पर रेक्टल एंड पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इन प्रोस्टेटाइटिस, कोई आपका एब्सेस है, कार्सिनोमा प्रोस्टेट है ना, रेक्टम में कोई इन्फेक्शंस हैं, पी है ना, पीआईडी है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, वेजिनाइटिस है. तो दीज है ना, आपको पीवी एग्जामिनेशन में फाइंडिंग मिलेंगी. तो पेशेंट साथ में कंप्लेन भी करेगा. आपको कई बार पेशेंट, फीमेल पेशेंट आया, नहीं कंप्लेन करता, आप उसको एग्जामिन कर रहे हो, आपको लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस मिल रही है, तो आप उसको स्पेसिफिकली लीडिंग क्वेश्चन पूछोगे ना, कि कहीं आपको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप जब स्टूल पास करते हैं तो कोई पेन तो नहीं होता है, एनी यूरिनरी डिफिकल्टी तो नहीं है ना. कई बार पेशेंट है ना इस तरह की कंप्लेन नहीं बता पाता है ना, तो आपको कई बार लीडिंग क्वेश्चंस भी पुट करने पड़ते हैं आफ्टर एग्जामिनेशन. दीज आर द रोज स्पॉट है ना इन टाइफॉइड. देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम वी ऑलरेडी डिस्कस है ना, इन मेनिंजाइटिस फोकल न्यूरोलॉजिकल साइंस तो नहीं है कोई प्रेजेंट है ना. प्लांटर न्यूरोलॉजिकल, जब अपन डिटेल एग्जामिनेशन करेंगे तो न्यूरोलॉजिकल पे अपन जाएंगे है ना. देन इन्वेस्टिगेशंस क्या करते हैं अपन आफ्टर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना लिया, फीवर का केस आया, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन क्या है, सबसे पहले सीबीसी है ना. सीबीसी है ना, बहुत रूटीन टेस्ट है, इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है ना, बड़ा चीप टेस्ट है, और आपको मेनी मोर इंफॉर्मेशन देता है ना. आप सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट देख रहे हैं, ल्यूकोपीनिया है, ल्यूकोसाइटोसिस है ना. फिर आपके ल्यूकोसाइटोसिस है तो न्यूट्रोफीलिया है, या आपकी ईओसिनोफीलिया है, लिम्फोसाइट्स तो ज़्यादा नहीं है. तो हर चीज़ की अपनी इंपॉर्टेंस है. न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं, टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं, देन इन्फेक्शंस हैं कोई ना कोई है ना. लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं तो आपका कहीं वायरल इन्फेक्शंस हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन है, या फिर पेशेंट में भी केस ऑफ एएलएल, सीएलएल. ईओसिनोफिल्स ज़्यादा हैं तो देन है ना केस ऑफ ईओसिनोफीलिया है, कोई एलर्जिक डिजीज है ना, या फिर हाइपर ईओसिनोफिलिक सिंड्रोम, हाइपर ईओसिनोफिलिक न्यूमोनियास है ना. तो ईओसिनोफिल की अपनी इंपॉर्टेंस. हेलमिंथिक इन्फेक्शंस हैं, उसमें ईओसिनोफिल्स रेज्ड हो जाते हैं है ना. तो सीबीसी आपको सिर्फ और सिर्फ टीएलसी ने कम से कम 15 to 20 डिजीज बता दिए. प्लेटलेट लो है या हाई है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, थ्रोम्बोसाइटोसिस है, हीमोग्लोबिन आपका पॉलीसाइथीमिया है या एनीमिया है. एनीमिया कई तरह का हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है, नॉर्मोसाइटिक है ना. तो सबके अपने अपने कोजेज हैं. वो एनीमिया जब आप डिटेल आएगा तो आपकी पूरी डिटेल्स आएंगी. अपन अभी इन्फेक्शन पार्ट पे रह रहे हैं ना, उतनी डिटेल्स में नहीं जा रहे. तो इन्फेक्शन सबसे पहले सीबीसी है ना. सीबीसी के बाद में सेकेंड टेस्ट पीबीएफ. यदि आप सस्पेक्ट कर रहे हो इन्फेक्शंस हैं, पीबीएफ में आपको न्यूट्रोफीलिया के साथ टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स मिल रहे हैं, तो आपके चांसेस, हाई चांसेस हैं इन्फेक्शंस. टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स हैं तो पेशेंट हाईली इन्फेक्शियस है. ओके, तो पीबीएफ में आपको क्या मिल रहा है. सीबीसी की ही कई पैरामीटर्स हैं जो पीबीएफ में क्लेरिफाई होती हैं, कंफर्म होती हैं. ओके, एंड सीबीसी और पीबीएफ के बाद में जनरल रूटीन टेस्ट अपन क्या करवाते हैं, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट है ना, कि लीवर, किडनी, ये सारे प्रॉपर वर्क. ईसीजी करवा सकते हो आप, हार्ट में कुछ सस्पेक्ट कर रहे हो तो है ना, कि जो इन्फेक्शंस हैं उसका लीवर या किडनी पे इफेक्ट तो नहीं आ रहा है ना. यदि ओटीपीटी मार्जिनली रेज्ड है 80, 90, तो आप सस्पेक्ट करते हो कोई वायरल इलनेस हुई होगी, नॉर्मल वायरल. 18 ओटीपीटी आपके आ रहे हैं 900, 1000, 2000, तो स्पेसिफिकली वही वायरल हिपेटाइटिस हुआ है, हिपेटाइटिस ए, बी, सी, ई है ना. तो आपका पैरामीटर्स में कितना आ रहा है ना. किडनी फंक्शन से डिरेंज्ड हैं, एकीआई डेवलप हो गया है, पेशेंट डिहाइड्रेटेड तो नहीं है, या इन्फेक्शन जो डायरेक्टली किडनी को इंजर्ड कर रहा है. ओके, देन
रूटीन टेस्ट में हो गया आपका ब्लड शुगर। देन फीवर के लिए स्पेसिफिक टेस्ट हो गया मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन कौन से होते हैं? CRP, ESR, प्रोकैल्सिटोनिन, PCT एंड IL-6। दीज आर द मार्कर्स वी जनरली यूज्ड। PCT क्यों करते हैं अपन? सेप्टिसीमिया देखने के लिए। हाई PCT है तो वो डिनोट करता है पेशेंट इन सेप्टिसीमिया। ओके, लो PCT है तो इसका मीन्स पेशेंट सेप्टिसीमिया में नहीं है। यदि उसका लो BP आ रहा है तो सेप्टिक शॉक नहीं है। वी लुक फॉर अदर कोज ऑफ शॉक। शॉक तो पता ना, लो BP है ना, तो अदर कोई कोज तो नहीं है ना शॉक का ना। सेप्टिक शॉक के अलावा हाइपोवोलेमिक शॉक है ना, कार्डियोजेनिक शॉक, मेनी मोर। तो PCT, CRP और ESR द मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्यूट इन्फ्लामेटरी मार्कर्स हैं। IL-6 भी एक्यूट इन्फ्लामेटरी मार्कर्स है, पर जनरली प्रैक्टिकल में आपके कम यूज होता है बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट। ESR 100-200 का है, CRP 300-400 का है, IL-6 अबाउट 1500-2000। तो IL-6 आप जनरली कम यूज करते हैं, पर सम वायरल डिजीजेस विच जैसे कोरोना है, IL-6 है ना एक्सेप्शनली हाई होता है, एंड IL-6 इज ए मार्कर फॉर प्रोग्नोसिस ऑल्सो, सो वी कैन प्रेस्क्राइब IL-6 अकॉर्डिंगली। तो दीज आर द मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। देन उसके बाद में आप रूटीन टेस्ट में क्या करवाओगे? एक्सरे चेस्ट एंड USG एब्डोमन। एक्सरे चेस्ट में आपको रेस्पिरेटरी डिजीज है, और एब्डोमिनल में आपको मेनी मोर जो ना एब्डोमन PO में है ना, एब्डोमन में जो कोजेज हैं वो इंपॉर्टेंट कोज हैं रूल आउट करने के लिए, है ना। मेनी टाइम्स क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है ना, सब एक्यूट अपेंडिसाइटिस है, रिट्रोपेरिटोनियल कलेक्शंस हैं फ्लूइड का, पेल्विक फ्लूइड कलेक्शंस हैं। तो आपको हिस्ट्री से और क्लिनिकली वो नहीं डायग्नोज हो पाते। प्रॉपर USG हो, है ना, रिलेवेंट, तो आपको होता है ना, आप उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो USG एब्डोमेन इज ए इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देन आप जाते हो कल्चर्स के लिए। कल्चर कहाँ कहाँ आप भेज सकते हैं? यूरिन कल्चर, ब्लड कल्चर, स्पूटम कल्चर, है ना, जिनके अपने अपने इंपॉर्टेंस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो आप ब्लड कल्चर, एक तो कल्चर यदि आपको सस्पेक्ट कर रहे हो आप इन्फेक्शियस फीवर है और आपको बिफोर गिविंग द एंटीबायोटिक डोज कल्चर पहले सेंड करना है। आप सस्पेक्ट कर रहे हो UTI है तो आपको एंटीबायोटिक डोज देने से पहले यूरिन कल्चर सेंड करना है। आप सस्पेक्ट कर रहे हो, क्लिनिकली देखा आपने है ना, हिस्ट्री ली, आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, आपके पास पेशेंट आया RSG का हाई ग्रेड फीवर लेके, मरमर है ना, स्प्लिनोमेगेली है, तो आपके दिमाग में पहले सबसे पहले क्या आएगा? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आपको एंटीबायोटिक डोज देने से पहले ब्लड कल्चर सेंड करना है, क्योंकि आपने एंटीबायोटिक डोज दे दी तो जरूरी नहीं है आपको फिर ऑर्गेनिज्म कल्चर में ग्रो हो और प्रॉपर रिपोर्ट है ना जनरेट हो। तो आपको ऑलवेज ट्राई टू सेंड कल्चर बिफोर एंटीबायोटिक डोज। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो अपन 2 डिफरेंट साइड से ब्लड कल्चर भेजते हैं साइमल्टेनियसली, है ना। देन यूरिन कल्चर हो गया, स्पूटम कल्चर हो गया। बाकी कोई एब्सेस है तो आप एब्सेस को ड्रेन करके उसको कल्चर के लिए भेजेंगे अपन, है ना। देन प्लूरल फ्लूइड है, एसाइटिस है ना, पेरिकार्डियल फ्लूइड है, तो उनको अपन टेप करके रिलेवेंट कल्चर प्लस उनके जो टेस्ट होते हैं साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ADA, LDH, है ना, वो सारी चीजें अपन भेज सकते हैं ना। एसाइटिक टेस्ट, एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन आपका हो रखा है क्या क्लास? चलो नेक्स्ट में एक क्लास अपन इन पे ले लेंगे, एसाइटिक फ्लूइड और प्लूरल फ्लूइड एग्जामिनेशन, है ना। तो आप इनके रिलेवेंट जो भी टेस्ट हैं वो अपन सेंड कर सकते हैं ना। तो ये आपका हो गया स्क्रीनिंग टेस्ट, CBC, ESR, CRP, RFT, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, LFTs, कल्चर्स, यूरिन, स्पूटम, स्टूल कल्चर, ओकल्ट ब्लड, रूटीन एग्जामिनेशन। आप हेलमिंथिक इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हो, पेशेंट एनीमिया का है, आप ब्लड लॉस सस्पेक्ट कर रहे हैं, है ना, कार्सिनोमा कोलोन है, पेशेंट जनरली क्या करके प्रेजेंट होता है? लो ग्रेड फीवर, वेट लॉस, कॉन्स्टिपेशन, ब्लैक कलर्ड स्टूल, वीकनेस, एनीमिया।
है ना। तो आप स्टूल ओकल ब्लड भेजोगे और स्टूल रूटीन एग्जामिनेशन कराओगे, है ना। हेलमिंथिक्स है ना, अमीबियासिस है, एकेंथमीबा है, वो आपको स्टूल्स में पॉजिटिव मिल सकते हैं। एक्सरे चेस्ट एंड एम्प्टी टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस। एम्प्टी टेस्ट अपने कंट्री में डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ एंडेमिक डिजीज है ना। ट्यूबरकुलोसिस इज हाईली प्रीवलेंट इन आवर कंट्री, तो एवरीवन इन ए लाइफ टाइम एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस बेसिलाई, है ना, डेफिनेटली। सो मोन्टोक टेस्ट इज मेनी टाइम्स पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आर वेरी हाई। पर नेगेटिव एमटी नेगेटिव है तो हाई चांसेस हैं कि पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। जो मैंने बताया था कि आपने थोरो एग्जामिन कर लिया, सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया, फिर भी आपको डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, तो स्टेज 2 पे अपन कहाँ जाएंगे, रिपीट हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन। देन अपन को कुछ और क्लू तो नहीं मिल रहा है, फिर भी क्लू नहीं मिल रहा है, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर मल्टीपल माइलोमा, बोन मेरो एग्जामिनेशन, लंबर पंचर, PSA, CA, these are the markers for prostate and carcinoma colon, temporal artery biopsies, HIV, है ना। ऑटो एंटीबॉडी ANA करवाते हैं, ANA पॉजिटिव आता है, देन वी गो फॉर ANA प्रोफाइल, है ना। एंड CT स्कैन ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, पेल्विस। तो मेनी टाइम्स आप सारे टेस्ट करवा लेते हो, फिर भी रिपोर्ट डायग्नोसिस नहीं बन पाता है, देन वी गो फॉर CT स्कैन, CT चेस्ट, CT एब्डोमेन। स्पेशली एब्डोमेन और चेस्ट में क्या होता है, कई बार नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं, नॉर्मल एक्सरे है और USG है, उसमें कई बार आपका डायग्नोसिस नहीं, है ना, कैच नहीं हो पाता है, तो देन वी गो फॉर CT स्कैन, है ना। एब्डोमेन आपने CT कराया और रिट्रोपेरिटोनियल कलेक्शन मिल गया, USG में वो विजिबल नहीं था, है ना। तो USG की और एक्सरे चेस्ट की अपनी लिमिटेशंस हैं, और आजकल CT स्कैन के बाद भी यदि डायग्नोसिस नहीं होता है, PO का केस है, तो लास्टली पेट स्कैन भी करवाते हैं, है ना। और समटाइम्स बोन मेरो बायोप्सी exam, bone marrow aspiration and biopsy is also a important invasive procedure which we put lastly if required for the diagnosis of PO. पेट स्कैन एंड बोन मेरो एग्जामिनेशन, है ना। आपको कोई क्लू नहीं मिल रहा है, डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा है, तो बोन मेरो बायोप्सी अपन करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में और बाकी ब्लड रूटीन टेस्ट में कई बार कोई इंडिकेशंस नहीं मिलते। Then echocardiography, barium studies, liver biopsies, these all are indicated as required. Bronchoscopy आपने CT chest करवाया और उसमें माइल्ड इन्फेक्टिव ईटियोलॉजी कहीं पे मिल रही है, अब आप उसको डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, तो है ना, कहीं आपको ओपेसिटीज मिल रही हैं, तो आप ब्रोंकोस्कोपी करेंगे और ब्रोंको एल्वियोलर जो लीवाज है, बाल, है ना, उस फ्लूइड को कल्चर्स के लिए और अदर टेस्ट, सीबीनेट, AFV, उन सब के लिए अपन सेंड करेंगे। तो bronchoscopy is also another invasive test. So these are the different tests which we prescribed, पर important क्या है कि आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना है, और जो सीरीज ऑफ टेस्ट है उनको स्टेप लेडर पैटर्न में प्रेस्क्राइब करना है। नहीं, फीवर का पेशेंट आया और पहले दिन ही अपन ने CT चेस्ट और एब्डोमेन करवा लो, आप रूटीन टेस्ट करोगे, हिस्ट्री के बेसिस पे आप सस्पेक्ट करेंगे, है ना, देन वी गो, है ना, स्टेप वाइज मैनर। दिस इज द एल्गोरिदम विच वी फॉलो। These are the various imaging studies, है ना। CT we already discussed, gallium scans, है ना, leukocyte test, PET scan, MRI of brain, venous doppler यदि venous thrombosis आप सस्पेक्ट कर रहे हो, और venous thrombosis जनरली है तो आपको हिस्ट्री में आ जाएगा, लिम्ब स्वेलिंग होगी, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, जहाँ भी venous DVT फॉर्म हो रहा है वहाँ पे स्वेल होगा, वॉर्म होगा, टेंडर होगा, तो हिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं टेंडरनेस, हिस्ट्री यानी तो एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं टेंडरनेस मिल जाएगी। ओके, सो मोर इन्वेजिव टेस्टिंग सच एज lumbar puncture or biopsy of bone marrow, liver, lymph node should be performed only when clinical suspicion shows that these tests are indicated, or when the source of the fever remain unidentified after extensive evaluation। या तो आप डायरेक्टली आपको ऐसा लिंक मिल रहा है कि जिससे आपको लग रहा है इन्वेजिव टेस्ट से मेरा डायग्नोसिस बनेगा, या डिटेल
इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी स्टिल फीवर सोर्सेज, है ना, अनडायग्नोस्ड. When the definitive diagnosis remain elusive and the complexity of the case increases, an infectious disease, rheumatology और oncology consultation में ऐसी कहते. ओके, तो ये अपना जनरल था कि फीवर का केस है तो उसको इवेल्युएट कैसे करना है, ऑन बेसिस ऑफ हिस्ट्री, विच टेस्ट वी प्रेस्क्राइब्ड